हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। पिछले वीडियो में हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पहला डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था, मिनिमल चेंज डिजीज़। आज जो डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं FSGS। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे क्या होता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है ना, ये मेनली किसी पार्टिकुलर पार्ट में होता है, मतलब सेगमेंट में होता है। ग्लोमेरुलस का किसी एक सेगमेंट में होता है। देखिए वही लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाई सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्कार। ठीक है, क्या होता है, किसी एक सेगमेंट पे क्या हो जाता है, स्कार हो जाते हैं। दैट इन्वॉल्व सम बट नॉट ऑल द ग्लोमेरुलाई, मतलब पूरा ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, किसी एक पार्ट में ही होता है या कुछ पार्ट में होता है। अब क्या देख रहे हैं कि लार्जली मैनिफेस्टेड प्रोटीनूरिया, ये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ही सिम्टम है कि यूरिया में प्रोटीन ज़्यादा होगा, ब्लड में प्रोटीन कम होगा। तो ये तो प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये उसी का क्या है, सब टाइप है। अब क्या कह रहा है, FSGS क्या है, 1/3 ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडल्ट में पाया जाता है। जो हमने पहला वाला मिनियल डिजीज पढ़ा था वो चाइल्डहुड में ज़्यादा पाया जाता है। ये FSGS एडल्ट में ज़्यादा पाया जाता है। टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जितने भी डिजीज है ना, उसका क्या करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे। तो वो एक शॉर्ट रहेगा और स्वीट रहेगा, जिससे आपको इतना टेंशन नहीं होगी। चलिए आते हैं, ये भी अफ्रीकन अमेरिकन में होता है। पुअर प्रोग्नोसिस क्या कैसे होगा कि अगर नेफ्रोटिक रेंज क्या होगा, प्रोटीनूरिया होगा, अफ्रीकन अमेरिकन रेस हो गए, और कब होगा, रीनल इनसफिशियंसी होगा, मतलब हमारा रीनल काम करना बंद कर देगा 50%, और 6 से 8 ईयर्स के बाद क्या होता है, रीनल फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से एक बार समझिए, ये जो FSGS है ये पार्टिकुलर सेगमेंट में होता है, मतलब कुछ सेगमेंट में स्कार हो जाते हैं, पूरे में नहीं होते। ये प्रोटीनूरिया से अफेक्टेड है, मेनली एडल्ट में होता है। ठीक है, और एडल्ट में अफ्रीकन अमेरिकन रेस में सबसे ज़्यादा होता है। और ये अगर 6 से 8 ईयर तक ट्रीट नहीं किया गया तो ये रीनल फेलियर का एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है। ठीक है, अब दो तरह का नहीं, ठीक है, 2 तरह का FSGS होता है। क्या क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है ना, वो रीअक्कर इन 25 to 40% ऑफ पेशेंट गिवन एलोग्राफ एट द इंड स्टेज डिजीज। ये मेनली 25 to 40% ऑफ पेशेंट में होता है, और उनको क्या किया जाता है, एलोग्राफ किया जाता है इन स्टेज डिजीज पे। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। सेकेंडरी में जो कॉज होता है उसमें ट्रीट किया जाता है, उसमें एलोग्राफ ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने मिनिमल में स्टेरॉइड का मेन योगदान था, यहाँ पर स्टेरॉइड का कोई योगदान नहीं है, और नहीं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का। तो किसका है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का कुछ दिया हुआ है कि इसके कारण क्या क्या होता है। तो प्राइमरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वही एलोग्राफ्ट वाला। सेकेंडरी जो अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट करते हैं, वायरस किस किस वायरस के कारण होता है, तो HIV, हेपेटाइटिस B और पर्वो वायरस के कारण होता है। वायरस HIV, हेपेटाइटिस B और पर्वो वायरस के कारण होता है। ये मेनली हाइपरटेंसी न्यूरोपैथी में होता है, इसमें रिफ्लक्स न्यूरोपैथी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल इम्बोली भी होता है। ड्रग में किस किस कारण होता है, एक तो हीरोइन, दूसरा एनर्जेसिक। फर्स्ट वाला भी एनर्जेसिस से हो रहा था, ये भी एनर्जेसिस से हो रहा है। बाइफॉस्फोनेट और इकस्टेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीनल डिजेनेसिस भी कर जाता है, एल्पोज सिंड्रोम भी होते हैं, सिकल सेल डिजीज भी होता है, लिम्फोमा भी होता है, और मेनली इसमें नेफ्रीन में म्यूटेशन भी होता है। कौन कौन से जीन का म्यूटेशन होता है, तो NPHS1, NPHS2, TRPC6, ACTN4, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज A डिफिशियंसी या फेवरी डिजीज। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या पढ़ा रही है, तो टेंशन मत लीजिए, ये सब इसी में पढ़ना है। तो अभी नहीं, धीरे धीरे सबको पढ़ाएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सब भी मेनली हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज में पढ़ना है।
ठीक है। तो इसका पैथोजिनेसिस क्या है? मिनिमल में कोई पैथोजिनेसिस नहीं था जो हम पार्ट 1 में आपको पढ़ाए थे। इसमें क्या है? टी सेल मेडिएटेड सर्कुलेटिंग परमिलिटी फैक्टर, मतलब क्या है? टी सेल क्या है? सर्कुलेट हो रहा है जिसके कारण परमिबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। इंक्रीज सॉल्यूबल यूरोकाइनेज रिसेप्टर लेवल, और ये क्यों होता है? क्योंकि यूरोकाइनेज रिसेप्टर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सॉल्यूबल यूरोकाइनेज याद रखिएगा। TGF बीटा मेडिएटेड सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड मैट्रिक्स सिंथेसिस। TGF बीटा क्या हो जाता है? प्रोलिफरेट हो जाता है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें? पोडोसाइट एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है और पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है APOL1 लोकस पे। तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस किसी भी डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेनली टी सेल मेडिएटेड के कारण होता है, यूरोकाइनेज बढ़ जाने के कारण होता है, TGF बीटा प्रोलिफरेशन के कारण होता है, पोडोसाइट में एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है, पॉलीमराइजेशन APOL1 लोकस पे हो जाने के कारण होता है। ठीक है। तो ये किस बात पे होता है या किस जंक्शन पे होता है? तो ये मेनली कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पे होता है। याद रखिएगा, ये FSGS किस पे होता है? तो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पे होता है। ठीक है। ये अब 4 तरह का होता है: परहिलार, टिप लेशन, कोलैप्सिंग और सीने क्वा नन। ठीक है। तो ये जो परहिलार है मेनली, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, ये डिजीज है वो पार्टिकुलर सेगमेंट में होता है। ठीक है। तो ये जो डिवीजन हुआ है वो सेगमेंट बेसिस पे ही हुआ है। जैसे कि परहिलाल है तो ये क्या है? तो ग्लोमुलर टफ्ट एट वेस्कुलर पोल पे होता है। ठीक है। टिप लेशन है तो ये कहाँ पर होता है? तो PCT पे होता है। कोलैप्सिंग है तो ये कहाँ पे होता है? तो ग्लोमुलर कैपिलरी लूप पे होता है। याद रखिए, जो परहिलाल है वो ग्लोमुलर टफ्ट पे होता है। टिप किस पे होता है? तो PCT पे होता है। कोलैप्सिंग किस पे होता है? तो ग्लोमुलर कैपिलरी लूप पे होता है। और जो साइने क्वा नन है वो कहाँ होता है? तो वो कैपिलरी लूप पे भी होता है और मैट्रिक्स में भी होते हैं। ठीक है। तो ये चारों का आप डिफरेंशिएट समझ गए। परहिलार, ग्लोमुलर टफ्ट, टिप लेशन, PCT। टिप से ही समझ लीजिए PCT। ठीक है। कोलैप्स कर रहा है तो ग्लोमुलर कैपिलरी लूप। ठीक है। साइने क्वा नन कहाँ पे होता है? तो मैट्रिक्स में होता है या कैपिलरी लूप में होता है। ठीक है। जो परहिलार है इसमें नेफ्रॉन मास लॉस्ट हो जाते हैं और लेस प्रोटीन होता है, लेस स्टेरॉयड होता है। लेकिन जो टिप वाला है उसमें बेटर प्रोग्नोसिस होता है। कोलैप्सिंग में आइडियोपैथिक कारण है। याद रखिएगा, कोलैप्सिंग का कारण क्या है? आइडियोपैथिक है और HIV है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस क्या है? पोर है। साइने क्वा नन, इसका ज़्यादा नहीं बताया है तो मेनली ये याद हो गया। ये हमें मेनली इसमें क्या याद रखना है? तो सेगमेंटल स्क्लेरोसिस याद रखना है कि कहाँ पर होता है। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट तो पहले ही बता दिया था कि इसमें स्टेरॉयड नहीं आएगा, ये इम्यूनो एजेंट नहीं आएंगे, तो क्या आएगा? तो रास इनहिबिटर ऑफ रास आएगा। तो इसमें भी 2 होते हैं। कौन सा? वही ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो दोनों यूज होते हैं। स्टेरॉयड यूज नहीं होता है। तो स्टेरॉयड यूज नहीं होता है लेकिन कभी कभी यूज हो जाता है। कब? बट रिस्पॉन्स फॉर लेस ऑफन आफ्टर द लॉन्गर कोर्स पेशेंट विथ MCD। ज़्यादा कोर्स हो जाने के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। रीमिट इन ओनली 20 to 45% ऑफ पेशेंट रिसीविंग स्टेरॉयड ओवर 6 to 9 months। मतलब कह रहा है कि बाद में तो कर सकते हैं लेकिन ओनली 20 to 45% पेशेंट ही स्टेरॉयड रिसीव करते हैं, वो भी 6 से 9 महीने के लिए। अब जी देखिए, ये जो एनालप्रिल दिखा रहा है ये प्रिल ACE इनहिबिटर है। ठीक है। और सार्तर ये क्या है? तो सार्तर वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे, सार्तर किसके लिए होता है? तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के लिए होता है। तो ये दोनों हम लोग इसमें यूज करते हैं। कौन सा? एनालप्रिल और टेलमिसाल्टन। ठीक है। 20 mg का दोनों है। अब क्या आ गया? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का तीसरा डिजीज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।